अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन का टॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस टर्म के ऊपर कि ये क्या है। केमिकल को भी एक साइड पर रखें, पहले कोऑर्डिनेशन पे बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि एक से ज़्यादा चीज़ों का जो है वो साथ में एक काम करना, एक लिंक या इस तरह का कनेक्शन डेवलप करना जिसकी मदद से वो साथ में काम कर सकें। बॉडी में क्या होता है? बॉडी में एक से ज़्यादा सिस्टम आपस में लिंक बनाते हैं, कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से वो साथ मिल के बॉडी का बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस केस में हम किस कोऑर्डिनेशन की बात करें? केमिकल कोऑर्डिनेशन की, यानी कि इसमें जो कम्युनिकेशन होती है, वो लिंकेज होती है, वो किस वजह से होती है या किस तरह हो रही होती है? वो हो रही होती है किसी केमिकल की वजह से। तो बेसिकली केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या हुआ? केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ दो चीज़ों के दरमियान लिंक बन रहा होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स के दरमियान लिंक बन रहा है या ऑर्गन्स के दरमियान या सिस्टम के दरमियान जो लिंक बन रहा होता है किसी केमिकल की मदद से, वो केमिकल कोऑर्डिनेशन कहलाने लग जाता है। तो इसमें हमने यानी कि किस बात पे फोकस करना है? हम इसमें उन केमिकल्स पे फोकस करेंगे जो कि कोऑर्डिनेशन करवा रहे होंगे। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये प्रिमिटिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम नर्वस कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा प्रिमिटिव है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो केमिकल्स होते थे ना, वो प्रिमिटिव एनिमल्स में भी जो है वो इससे पहले कि वो नर्वस सिस्टम डेवलप करते हैं या इतना उनका नर्वस सिस्टम डेवलप होता, वो एटलीस्ट अपनी बॉडी में केमिकल्स तो प्रोड्यूस करते ही थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन रेगुलेट होते थे, कोऑर्डिनेट होते थे। तो इस वजह से जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, यानी जो केमिकल बनाने का जो प्रोसेस था बॉडी में, वो ज़्यादा प्रिमिटिव है। बस आपने ये बात याद रखनी है। इसका मतलब हुआ कि इस सारे टॉपिक में हमारा जो मेन फोकस होगा वो केमिकल के ऊपर होगा। तो यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि रेगुलेट कर रहे होते हैं दूसरे सेल्स को। अच्छा, ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें हमारे पास जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के जो है वो आपकी बुक में मेंशन है, तो हम इसकी बात कर लेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं, दूसरा जो है वो फेरोमोन्स आ जाते हैं, सही है, फेरोमोन्स आ जाते हैं, और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास आ जाते हैं हार्मोन्स। ये तीनों क्या होते हैं मैं थोड़ा ब्रीफ कर रही हूँ। मेन हमारा जो फोकस होगा वो हार्मोन्स के ऊपर ही होगा। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो नर्वस सिग्नल वगैरह लेके जाते हैं, तो इसको अभी आप छोड़ दें, वो नर्वस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस इतने बताना ज़रूरी था। जो फेरोमोन्स होते हैं ना, इसके बारे में कहीं बुक में इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये होता क्या है। तो फेरोमोन्स के बारे में कहा जाता है कि ये हार्मोन की तरह ही होते हैं, और ये जो होते हैं थोड़े प्रिमिटिव एनिमल और जो लोअर एनिमल्स होते हैं उसके अंदर होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है इसका हार्मोन से, कि ये जो होते हैं हार्मोन के बारे में आगे मैं बताऊंगी कि ये बॉडी के अंदर होते हैं, और फेरोमोन्स होते हैं वो बॉडी के बाहर सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं, और ये उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से हार्मोन काम कर रहे होते हैं। यानी कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके डिफरेंट बिहेवियर को, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को, और दूसरे जो उनके जो भी दूसरे बिहेवियर्स होते हैं उन सबको ये एक तरह से रेगुलेट कर रहे होते हैं, और इससे एक तरह से जो इन्हीं के स्पीशीज़ के जो एनिमल्स होते हैं उनको सिग्नल मिलते हैं इसकी मदद से। ये इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, पता होना चाहिए फेरोमोन्स क्या हैं। न्यूरोट्रांसमीटर पे भी हम दूसरी वीडियो से बात करें। अब आ जाते हैं मेन चीज़ हार्मोन्स के ऊपर। हार्मोन्स हमारे पास क्या होते हैं? सिंपली वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज़ होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स बेसिकली सिंपली आप समझें कि वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है सेक्रीशन, ठीक है। हमें पता है बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हार्ट एक ऑर्गन है, लंग है, लिवर है, इस तरह से दूसरी चीज़ें हैं। इसमें से कोई भी चीज़ होता है वो, इसमें से कोई भी ऑर्गन जो है कोई चीज़ सेक्रीट नहीं करता, लेकिन ग्लैंड जहाँ बॉडी में जहाँ होते हैं ना, उनका काम होता है कोई ना कोई सेक्रीशन प्रोड्यूस करना। इसमें भी जो होते हैं वो 2 तरह के ग्लैंड होते हैं। एक हमारे पास जो होता है वो एक्सोक्राइन आ जाता है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या होता है, और एक हमारे पास आ जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड अभी हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन आप बस ये याद रखें कि एक्सोक्राइन ग्लैंड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो सेक्रीशंस होती हैं ना, वो किसी ना किसी डक्ट के ज़रिए से जाती हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अपनी सेक्रीशंस होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज़ करते हैं। तो हमने ये बात याद रखनी है कि वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं डायरेक्टली ब्लड के अंदर, वो क्या होते हैं? वो होते हैं हार्मोन्स। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि बॉडी में कहाँ कहाँ मज़ीद एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, फॉर द इन्फॉर्मेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये देखिए, ये एक फिगर है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड शो किए गए हैं। बस आपको थोड़ा बहुत लोकेशन का आइडिया हो जाए ना, उसके बाद फिर इन सब की डिटेल हम आगे की वीडियोस में करेंगे ही कि कौन सा क्या है। बस आप थोड़ी लोकेशन देख लें कि ये हो गया हमारे पास हाइपोथैलेमस, ठीक है। एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, ये रेगुलेट कर रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद फिर एक होता है नेक के अंदर थायरॉयड ग्लैंड। नाम सुनते जाएँ, लोकेशन देखते जाएँ। थायरॉयड ग्लैंड हो गया। उसके बाद इसके मतलब पीछे की तरफ हमारे पास 2 पेयर में हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हम इधर पेट वाले रीजन में, तो यहाँ मतलब
एब्डोमेन वाले रीजन में, तो हमारे पास यहाँ पे ये किडनीज़ होती हैं और किडनीज़ के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं और यहाँ पे स्टमक के पीछे पेनक्रियाटिक होता है, पेनक्रियाज होता है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है, लेकिन अभी बस आप इसकी लोकेशन देख लें। अच्छा, इसके बाद जो हार्मोन से रिलेटेड आपने बातें याद रखनी है, कुछ माइनर सी बातें, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। पहले तो आपने याद रखना है कि जो हार्मोन की जो साइड ऑफ सिंथेसिस होती है वो हमेशा डिफ़र करती है उनकी साइड ऑफ एक्शन के ऊपर। यानी कि मैं क्या कह रही हूँ कि जहाँ पे ये बन रहे होते हैं ये वहाँ पे काम नहीं करते। यानी कि बिल्कुल ये वैसी ही बात है कि जिस तरह से एक फैक्ट्री है, वहाँ पे जो चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो मैन्युफैक्चर होने के बाद वो फैक्ट्री में जो चीज़ मैन्युफैक्चर है वो वहीं पे यूटिलाइज़, ऑब्वियसली वो एक मार्केट में जाती है उसके बाद यूटिलाइज़ होती है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, वही सेम बात है कि जहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं ये वहाँ से नहीं बल्कि डिस्टेंट एक ऑर्गन के ऊपर, डिस्टेंट लोकेशन के ऊपर आगे जाके, दूर जाके कहीं पे अपना एक्शन कर रहे होते हैं या अपना काम कर रहे होते हैं। ये हो गई पहली बात जो आपने याद रखनी है। उसके बाद दूसरी बात क्या होती है कि ये हमेशा किस पे काम करते हैं, एक टारगेट ऑर्गन के ऊपर काम करता है। यानी कि ये हमें पता है कि ब्लड के अंदर रिलीज़ हो गए, लेकिन ब्लड तो हर जगह जाए ना, टिश्यू में कहीं भी चला जाता है, मतलब ब्लड हर जगह पहुंचता है, तो फिर ये हर जगह क्यों नहीं काम करती, ये सिर्फ एक टारगेट ऑर्गन पे काम करते हैं। इसका रीज़न मैं आगे इसके एक्शन में डिस्कस करूँगी। अभी ये बात आपने याद रखनी है कि हार्मोन्स अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद तीसरी बात क्या आ जाती है कि ये जो होते हैं वो माइन्यूट क्वान्टिटीज़ में हमेशा रिलीज़ होते हैं और जो उनके इफ़ेक्ट होते हैं वो वास्ट इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब माइन्यूट क्वांटिटी में भी ये अच्छे खासे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने बात कर ली कि हार्मोन्स हैं क्या और जो है वो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने थोड़ी बहुत डिस्कस कर ली। अब मैं बताती हूँ कि बेसिकली हार्मोन्स बने हुए किस चीज़ से। हमें पता है बॉडी में हर चीज़ जो है वो या तो वो कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई, या प्रोटीन की बनी हुई, या लिपिड की बनी हुई, यही तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बॉडी में हर चीज़ के। तो यहाँ पे हार्मोन्स किसके बने हुए हैं, दो चीज़ें हैं, या तो प्रोटीन के बने होंगे या लिपिड के बने होंगे। ये मैं आपको बहुत मतलब उससे बता रही हूँ, बेसिक से बता रही हूँ। बेसिकली प्रोटीन होगा या लिपिड होगा। फिर प्रोटीन में भी जो है वो या तो वो पेप्टाइड हार्मोन्स होंगे या फिर वो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन्स होंगे। ठीक है, पहले हम इसको बात करते हैं फिर हम इसकी बात करेंगे। इसमें आपने याद क्या करना है, इसमें आपने याद करना है कि कौन से पेप्टाइड हार्मोन्स है, कौन से मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन है और कौन से लिपिड हार्मोन्स है। तो पेप्टाइड हार्मोन्स में हमारे पास एक आ जाते हैं शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड वाले, एक आ जाते हैं लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड वाले। इनके नाम याद करना है। शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड वाले में हमारे पास जो होता है ADH और ऑक्सीटोसिन आ जाता है, और लॉन्ग चेन वाले में प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन आ जाता है। इनको याद करने की मैं एक निमोनिक बता देती हूँ छोटी सी, कि आप शॉर्ट को इस तरह से याद रखिए कि निमोनिक बना लें या एक हिंट बना लें याद करने की। इसको याद करें शॉर्ट आओ, शॉर्ट AO। शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड में कौन सा आते हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों ही पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। ठीक है, याद रखने कि पेप्टाइड हार्मोन के उसमें ही आ रहे हैं। और लॉन्ग चेन को आप इस तरह से याद रखें कि लॉन्ग पिंग, सही है, इसकी बना लें लॉन्ग पिंग। P फॉर प्रोलैक्टिन, IN फॉर इंसुलिन और G फॉर ग्लूकागॉन। आपको ये निमोनिक बना के आपने जो इससे याद रखने से आपको ये भी याद हो जाएंगे कि ये दो शॉर्ट चेन वाले थे और ये जो तीन थे वो लॉन्ग चेन वाले थे, और ये सारे जो थे वो पेप्टाइड हार्मोन्स थे। बुक में आपकी एक बात लिखी हुई है जो कि इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं पूछ लें। ये जो शॉर्ट चेन वाले थे ना, इसको उन्होंने कह दिया था पेप्टाइड हार्मोन्स। हालांकि दोनों पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स ही हैं, लेकिन बस है खाना पूरी है तो कर लें। और जो लॉन्ग चेन वाले थे इसको कह देते हैं ये प्रोटीन हार्मोन्स। तो बस आपने याद रखना है कि थोड़े से नाम डिफ़र कर दिए हैं, बेसिकली दोनों ही प्रोटीन, दोनों ही पेप्टाइड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मॉडिफाइड अमाइनो एसिड में। तो इसमें हमारे पास आपने तीन नाम याद करने हैं, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। इसकी निमोनिक आप इस तरह से बना लें कि मॉड 10। ठीक है, T फॉर थायरॉक्सिन, E फॉर एपिनेफ्रिन, N फॉर नॉर एपिनेफ्रिन। अच्छा, अब आ जाते हैं लिपिड के ऊपर के लिपिड हार्मोन्स जो होते हैं। लिपिड हार्मोन्स में बेसिकली स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। स्टेरॉइड क्या है भाई, लिपिड की एक किस्म होती है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा नाम। बस ये समझें कि कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉइड बनते हैं, और ये स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड जो होते हैं वो हार्मोन्स बना लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, इसमें भी आपको नाम याद करने हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। तो इसको आप बस इस तरह से याद कर लें, या तो आप इसको पीट एक इसकी बना लें या फिर पीटा बना लें, जैसे भी आपको जो है वो एफिशिएंट पड़ता है वैसे ही आप इसकी निमोनिक बना के इसको याद करना है आपने बस नाम। अच्छा, अगर आपको इन दोनों टर्म्स में कन्फ्यूजन हो रही है पेप्टाइड और मॉडिफाइड अमाइनो एसिड में, तो भाई सिंपली दोनों प्रोटीन ही है। पेप्टाइड्स मतलब कि
जो टुकड़े हो जाते हैं चेन के, प्रोटीन चेन के, वो हो जाते हैं। इसमें शॉर्ट चेन भी हो सकती है, लॉन्ग चेन भी हो सकती है। और मॉडिफाइड अमाइनो एसिड का मतलब है कि भाई ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ही हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, नहीं है साइड चेंज लगा दें, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर चेंज करें तो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड बन जाते हैं। और फिर वो जो हार्मोन्स बनाते हैं वो ये वाले हो जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास दूसरा टॉपिक, आगे का जो टॉपिक है हार्मोन एक्शन, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं।